नमस्कार साथियों। आज हमने लिया हमारे यूपीएससी पावर पैक कोर्स का 7th लेक्चर। तो हमारे 7वें लेक्चर का टाइटल जैसा हम आपको पहले बता चुके हैं, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3। तो आइए मैं आपको 10 मिनट में इसकी समरी बता दूं कि हमने ये लेक्चर में स्टूडेंट्स के साथ क्या क्या डिस्कस किया। कोर्स बहुत ही अच्छी स्पीड से चल रहा है, स्टूडेंट्स को बड़ा मजा आ रहा है। तो आइए देखें हमने क्या पढ़ा इस लेक्चर में। पावर पैक कोर्स जो हमारा 150 लेक्चर्स का अलॉन्ग विथ एडिटोरियल एनालिसिस पावर ऑफ 10 का कॉम्बिनेशन है। 150 लेक्चर्स ये रहे और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का मॉड्यूल। तो हम आज 7वें लेक्चर पर हैं, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3, जिसमें ये सिलेबस का पोर्शन कवर होता जा रहा है। तो आज का हमारा एजेंडा ये था जिसमें हम एनालिटिकल इनपुट्स पे बात कर रहे थे। काफी सारे कॉन्सेप्ट बिल्डर हम करा रहे हैं। रिवीजन ऑफ स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो हम मौलिक अधिकारों का उपयोगी चित्र इस प्रकार से दिखाकर स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि जो बिल्कुल टॉप लेवल की एक अंडरस्टैंडिंग है कि कितने राइट्स हैं, उनसे जुड़े हुए कौन कौन से स्पेसिफिक आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं और उनमें जुड़ी हुई बारीक बातें क्या हैं। और ये सब चीजें टेलीग्राम ग्रुप पे भी इमेजेस के जरिए क्विक रिवीजन के नाम से शेयर होती हैं, जहां हम डेली करंट अफेयर्स भी शेयर करते हैं वहीं पर। और ये रिवीजन में हमने पूरे 25 पार्ट, उनका शेड्यूल्स के साथ कैसा लिंकिंग है, इस सब पे बात की। डॉक्टर आंबेडकर ने पॉलिटिकल और सोशल डेमोक्रेसी के बीच क्या अंतर समझाया कि हम एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो बन चुके हैं 1950 में, लेकिन अब हमें एक सोशल डेमोक्रेसी बनने की तरफ जाना है। क्यों? क्योंकि उसके बिना फ्रेटर्निटी नहीं होगी। फ्रेटर्निटी नहीं हुई तो किसी भी तरह से इक्वालिटी नहीं हो सकती है, लिबर्टी नहीं हो सकती है। तो वो आदर्श किताबी बातें रह जाएंगे। तो इसके ऊपर हमने पूरी बात की। ये एसेज वगैरह में काफी काम आता है। उद्देशिका हम बार बार क्लास में डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 20 के एनालिटिकल इनपुट प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस पे बात की कि किस प्रकार से इसकी कुछ बारीकियां होती हैं और कैसे एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ अलाउड नहीं होता है। आप एक नया कानून बनाकर पुरानी तारीख में किए गए किसी हरकत को जो नए ढंग से अपराध घोषित कर दी गई है उसको दंडित नहीं कर सकते। यहीं पर फिर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन जैसी चीजों पर भी बात आ जाती है। आर्टिकल 21 के ऊपर जब हमने एनालिटिकल इनपुट्स दिए तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और बाद में आर्टिकल 21 है राइट टू एजुकेशन, इसी का हिस्सा बनाया गया। ये सब चीजें आपको पता है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी चीज डिस्कशन में हमेशा आती है, जिसपे सवाल आते रहते हैं, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, विधि की एक अंतर्निहित प्रक्रिया। तो इसके ऊपर कौन सा सही है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ सही है, कानून की उचित प्रक्रिया या नियत प्रक्रिया, या प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ सही है? इस पर हमने बात की। तो हमने भारत और अमेरिका के बीच का अंतर समझा कि किस प्रकार से भारत में प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, मेनका गांधी मामले 1978 के पहले उसी को सही माना जाता था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कोर्स ने यह बोलना शुरू किया कि ऐसा नहीं है कि भारत में हम सिर्फ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ से ही चलेंगे। तो अगर एक मैथमेटिकल इक्वेशन हम लिखें तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बिकम्स इक्वल टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ प्लस अ चेक वेदर द लॉ हैड बिनाइन इंटेंशंस व्हाइल बीइंग मेड और नॉट। तो इस प्रकार से वो प्रोसीजर पूरा फेयर एंड जस्ट था कि नहीं, और अगर प्रोसीजर को जस्ट होना था तो उसके पीछे की सोच भी जस्ट होनी चाहिए। काफी सारे केस लॉस पे हमने बात की। हमारा इस कोर्स में ये पूरा लक्ष्य है कि बहुत सारे उदाहरणों के साथ, फैक्ट्स के साथ समझाएं। अब जैसे ये गोल्डन ट्रायंगल सामने आया तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 14, 19 और 21 ये आपस में एक स्वर्णिम त्रिभुज बनाते हैं। ये ज्यूरिस्प्रूडेंस धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है। संविधान के पार्ट 3 के फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 14 इक्वालिटी, आर्टिकल 19 प्रोटेक्शन ऑफ 6 फ्रीडम्स और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ये एक्चुअली गोल्डन ट्रायंगल बनाते हैं। और हम इनमें से किसी को भी अलग अलग करके नहीं देख सकते। एक साथ देखेंगे तो उससे एक उसका मीनिंग निकलता है। इस बात पर हमने चर्चा की। एग्जाम के हिसाब से ये बहुत ही यूजफुल हो सकता है। फिर शिक्षा का अधिकार कहां से आया, कैसे आया, क्यों आया, और उसका पूरा जो एक इतिहास रहा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नीति निर्देशक तत्व, जो हमारा अगला लेक्चर होने वाला है कल, उसमें जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का आर्टिकल 45 है उसने मोटिवेट किया। उसके बाद 2002 में 86वां संशोधन आया जिससे आर्टिकल 21 ऐड हुआ, जो हमने अभी देखा।
उससे राइट टू एजुकेशन एक्ट आगे 5 साल के बाद फिर निकल कर आया 7 साल के बाद, और 2010 से ये इन्फोर्स्ड है। फिर 2019 में एक संशोधन भी आया है, नो डिटेंशन पॉलिसी वगैरह वगैरह। तो ये 5-6 स्टेप्स में ये शायद एकमात्र चार्ट है जहां पर डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी में भी 11वीं ड्यूटी यही है कि पालकों को या माता पिता को 6 से 14 वालों को कंपलसरी फ्री एजुकेशन करवाने। तो ये एकमात्र चार्ट है जिसके अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, स्टैट्यूट सब एक साथ आ जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजों पर बात करते 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 फिर बड़ा कुख्यात एडीएम जबलपुर केस है जिसमें एचआर खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट को भी ये अच्छे से समझाया, क्योंकि वो खुद ही एक जज थे उस बेंच में, कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी कभी सस्पेंड नहीं होगा। लेकिन बाकी के जजेस सरेंडर कर चुके थे इंदिरा जी के सामने। दीपक मिश्रा का खाप पंचायत वाला ऑर्डर जो अपने आप में मील का पत्थर बना, कि भारत में कोई भी 2 लीगल अडल्ट्स आपस में शादी कर सकते, उनको कोई नहीं रोक सकता, यह संविधान कहता है। समाज कुछ भी कहता रहे, खाप पंचायतें कुछ भी कहते रहे, और दीपक मिश्रा जी की बेंच ने यह ऑर्डर दिया था। यह अपने आप में एक मील का पत्थर माना जाता है। मैनुअल स्कैवेंजिंग पर बात हुई कि किस प्रकार आज भी लोग हर हफ्ते 10 दिन में मरने की खबरें आती रहती हैं, जबकि ये सब 1990 से आउटलॉड है। राइट टू प्रिवेसी पे काफी बातें हुई कि किस प्रकार 9-0 के ऑर्डर से निजता का अधिकार भारत में अब एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार बन चुका है, जिसके 10-15 अलग अलग आयाम हैं। सरकार इसके खिलाफ थी, उसके सारे आर्ग्यूमेंट्स ये थे कि भाई इंडियंस डू नॉट इवन ओन देयर कंप्लीट बॉडी, जैसा रविशंकर प्रसाद जी ने कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने सब ध्वस्त करते हुए 9-0 का ऑर्डर दिया। दुर्भाग्य से अभी भी भारत में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल वगैरह नहीं आ पा रहा है। वो जितना जल्दी आ जाए उतना अच्छा। कुछ बड़े जजेस के नाम जिन्होंने हमेशा संविधान के लिए आवाज बुलंद की, उसके ठीक 1 साल के बाद प्रिवेसी वर्डिक्ट के बाद आधार का वर्डिक्ट आया। ऐसा माना गया था कि आधार को असंवैधानिक बोल दिया जाएगा, लेकिन तब तक आधार इतना घुस चुका था कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर टॉपलिंग द एप्पल कार्ट को नहीं ठीक समझा और उसने 50% बीच का रास्ता निकाला। कई जगह आधार को इलीगल बताया कि आप कंपलसरीली बैंक अकाउंट और इसको लिंक नहीं करवाओगे, आप नर्सरी और केजी क्लास में जबरदस्ती आधार नहीं मांगोगे, आप एग्जाम्स में जबरदस्ती आधार नहीं मांग सकते, वो सब इलीगल हो गया। सब्सिडी और बेनिफिट्स के साथ में उसको जोड़े रखा। अब तो खैर वो हर जगह घुस गया और अब तो हमारे वोटर आईडी कार्ड को भी आधार के साथ लिंक कर दिया गया है, जो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए बहुत अच्छी बात नहीं मानी जा सकती है। डॉक्टर आंबेडकर की 3 वार्निंग्स पे बात हुई। 377 सेक्शन और होमोसेक्सुअलिटी, फाइनली जब सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज किया सुप्रीम कोर्ट ने, वो हमने पूरा समझाया। एलजीबीटीक्यू राइट्स, होमोनॉर्मेटिविटी और हेटेरोनॉर्मेटिविटी पर बात हुई। उसके अलावा प्यारे दोस्तों, हमने काफी सारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन लगातार क्लास में करवा रहे हैं। हमारे पावर पैक कोर्स की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि हम 700 से 800 पिछले 10 सालों के प्रीलिम्स के एक्चुअल क्वेश्चन लेक्चर के साथ मैप करके क्लास में करवा देते हैं। तो स्टूडेंट जब तक ये पूरा कोर्स करके निकलता 150 लेक्चर का बाहर, उसने पिछले 8, 9, 10 साल का प्रीलिम पूरा सॉल्व कर लिया होता है। बहुत कॉन्फिडेंस आता है और एक बड़ी ठोस और स्ट्रक्चर्ड तैयारी होती है। ऐसा नहीं कि एक दिन में बैठा के 500 क्वेश्चन कराए, क्या याद रहना है। आप धीरे 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 हर लेक्चर से मैप करा के कराओ, इसमें बहुत मेहनत लगती है, लेकिन वो सब हमने किया है। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन करें, ये एक बहुत ही अफोर्डेबल कोर्स है। इससे बेहतर अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी कोर्स आपको इंडिया में मिलेगा नहीं। चेक कीजिए, आइए, मंथली ऑप्शन भी है, फुल एनरोलमेंट भी है, आपको बहुत फायदा ही होना है। आर्टिकल 22 पे बात हुई, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस। तो जैसा आप जानते हैं यहां 2 प्रकार का डिटेंशन और अरेस्ट होता है, प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव। उनके बीच का अंतर क्या होता है वो पूरा बहुत अच्छे से टेबल बना के समझाया गया, और सीआरपीसी से जुड़ी कुछ बातें भी। आजकल लॉ वगैरह का बहुत पूछते हैं। आर्यन खान केस में किस प्रकार से कानून इस्तेमाल हुआ, किस प्रकार से चीजें खत्म हुई, और कैसे भारत में बेल इज रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन को बदलकर आजकल जेल इज रूल एंड बेल इज द एक्सेप्शन ऑलमोस्ट कर दिया गया है। उसके बाद आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इसमें बहुत सारी परिभाषाएं होती हैं। उसके बाद आर्टिकल 24 जिसमें हमने प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर और ये सारे राइट्स को फिर से समझा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 एंड 24। कॉन्सेप्ट बिल्डर चलते रहते हैं पैरेलल में। फिर आगे हम राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर आए कि भारत पंथ निरपेक्ष इसलिए है क्योंकि संविधान जब से बना तब से वो कवर टू कवर ही पंथ निरपेक्ष है। कई लोगों को यह गलतफहमी है कि 1976 में इंदिरा जी ने हमें पंथ निरपेक्ष बनाया। बिल्कुल गलत। उन्होंने तो सिर्फ 2 शब्द डाले, सेक्युलर और सोशलिस्ट। नहीं भी डालते कोई फर्क नहीं पड़ता, संविधान तो ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से सेक्युलर है, क्योंकि सिटीजन्स के लिए हमेशा पर्सन वर्ड यूज हुआ है, किसी धर्म के नाम से नहीं हुआ है। वो उसका सबसे बड़ा सबूत है। तो फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम जो है उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, ये हमने बहुत बारीकी से देखा।
अलग अलग तरीके से जो एडवर्स पोजीशन डॉक्ट्रिन ऑफ लॉस ग्रांट है, इस्माइल फारूकी केस है, जिसमें से फाइनली पूरा का पूरा असेंशियल प्रैक्टिसेस वाली डॉक्ट्रिन हमारी जजेस ने इवॉल्व की, अयोध्या डिस्प्यूट की बारीकियां टाइमलाइन के साथ मैंने दी हैं, शबरीमला टेम्पल में महिलाओं के अधिकारों के हिसाब से वहां की प्रथा में चेंज करवाना, ये सब हमने देखा। उसके बाद हम आ गए 29 और 30 पर, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। उसके बाद 32, और उसमें हमने एग्जाम में किस प्रकार से पूछे जाते हैं ये पूरे के पूरे रिट्स, उसके ऊपर बात की। तो हमारे पांचों रिट्स के ऊपर सवाल परीक्षा में बार बार आए हैं, आपको तैयारी रखनी चाहिए, वो हमने अच्छे से बता दिए। इस साल जो सवाल आया था उसमें ये बारीकियां पूछी गई थी, ये हमारे मटेरियल में पहले से थी। 32 का पैरेलल होता है 226 स्टेट लेवल पर, यह हमने अच्छे से बताया। और भारत के हाई कोर्ट ने भी अपना काम बहुत बेहतरीन तरीके से किया तो है, इसमें कोई शक नहीं है। तो प्यारे साथियों, इस तरह से बारीकियों में जा जाके चीजों को बता के समझा के उदाहरणों के साथ 2 से 2.5 घंटे में हमने चीजों को समझा। 7वें लेक्चर को हमने समाप्त कैसे किया? संवैधानिक सिद्धांत 5 बहुत बड़े होते हैं दोस्तों। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, सिवेरेबिलिटी, रिपग्नेंसी, कलरेबल लेजिस्लेशन, वेवर। तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स और सिवेरेबिलिटी समझाई कि भैया यदि स्वतंत्रता के पहले कोई कानून था जो बाद के पार्ट 3 को ओवरलैप कर रहा है, तो जिस हद तक ओवरलैप करेगा उसको हम उड़ा देंगे, ग्रहण का सिद्धांत। और विच्छेदनीयता का सिद्धांत जो है कि यदि किसी कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना गया तो जिस हद तक उसको बचाया जा सकता है उसको बचाने की कोशिश जज करेगा। डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी, कलरेबल लेजिस्लेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। कलरेबल लेजिस्लेशन बहुत ही प्यारा है। यह डॉक्ट्रिन कहती है कि जो काम पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर सीधे रास्ते से नहीं कर सकता, मतलब वो गलत माना जाएगा करना, वो उल्टे रास्ते से भी नहीं करेगा। वॉट यू कैन नॉट डू डायरेक्टली यू कैन नेवर डू इनडायरेक्टली, अदरवाइज ऐसे तो हर चीज की गली निकल आएगी। ऐसा करते 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 हमने लेक्चर को कंप्लीट किया, और जैसा मैंने कहा कि इसमें हमने काफी सारे आगे और क्वेश्चंस भी कराए। तो इस प्रकार से एक इंटीग्रेटेड तरीके से हम इस कोर्स को कंडक्ट कर रहे हैं। मैं आपको इनवाइट करता हूं, हमारे इस कोर्स का पूरा पूरा लाभ लीजिए। मेंस के क्वेश्चंस की लिस्टिंग भी मैं देते चलता हूं पैरेलल में। जितना ज्यादा आप इस कोर्स को ढंग से पढ़ेंगे, जितना करेंगे, पावर पैक कोर्स आप किसी भी लेवल पे ज्वाइन कर सकते हैं। अभी अभी बैच शुरू हुई है, आप अभी कभी एनरोल करें, नीचे एनरोलमेंट की लिंक दी हुई है। आई विश यू ऑल द बेस्ट, और आप हमारे पीटी परिवार में जल्दी ही जुड़ेंगे, यही हमारी कामना है। नमस्कार, जय हिंद।